अगले रोज दिन चढ़े मोहसिन आया। उसकी जबानी पता चला कि 3 गैर मुल्की जर्सी एक सड़क पर मुर्दा पाए गए हैं। चूंकि उनके लिबास से पासपोर्ट या कोई ऐसे कागजात नहीं मिले जिनसे उनकी शनाख्त हो सकती, इसलिए पुलिस ने उनकी लाशों को सर्द खाने में रखवा दिया है। उनकी मौत की बज़ाहिर कोई वजह भी मालूम नहीं हो सकी। हालांकि तीनों की लाशों के करीब 3 खुले चाकू भी पड़े थे। पुलिस अब उन चाकुओं से फिंगरप्रिंट लेकर कातिलों को तलाश करेगी। आम ख्याल यही है कि इन जर्सियों ने माली तंगदस्ती से मजबूर होकर रात के अंधेरे में कुछ लोगों को लूटने की कोशिश की और ये चाकू भी उनके ही थे, लेकिन खुद ही इस कोशिश में हलाक हो गए। कयास आराइयों का सिलसिला इस सवाल पर आके टूट जाता था कि उन्हें कैसे हलाक किया गया, क्योंकि उनके जिस्मों पर किसी भी किस्म के हथियार इस्तेमाल करने के निशान न थे। नेपाल में गुरखों का एक कबीला अभी तक मौजूद है जो 200 साल कबल के ठग्गों का अपने शिकार को हलाक करने का पुराना तरीका अब भी इस्तेमाल करता है। एक रुमाल में सिक्का बांधकर शिकार के गले के गिर्द रुमाल इस तरह कस देते हैं कि सिक्के का पूरा जोर गले के मनके पर पड़े। मन का इतना दबाव बर्दाश्त न कर सकने के बायस टूट जाता है और शिकार हलाक हो जाता है। मुझे उन नेपाली ठग्गों के मुतालिक मरियम ने बताया था। मैं मोहसिन की बातें खामोशी से सुनता रहा और कोई तबसरा न किया, क्योंकि जब किसी वाक़े के मुतालिक एक से ज्यादा आरा हो जाए तो मामला उमूमन अनसॉल्व्ड रह जाता है। आपके जहन में ये सवाल यकीनन उठता होगा कि भारत में 3 साल क़याम के दौरान सिवाय गोरखपुर के हवाई अड्डे के, जहां सैकड़ों अफराद जलकर भस्म हो गए थे, हमने हमेशा दुश्मनों को हलाक करने से इज्तनाब किया और ये इंतहाई इक़दाम सिर्फ उसी वक्त किया जब कोई दूसरी सूरत बाकी न रही। लेकिन नेपाल में 3 माह से भी कम अरसे में मैंने और मेरे साथियों ने इतने लोगों को हलाक किया कि उनकी लाइन लग गई। इसकी वजह यह थी कि भारत में अपने महकमे की तरफ से हमें चंद मखसूस टारगेट दिए गए थे और गोरखपुर का मिशन भी हमें दिए गए टारगेट्स की लिस्ट में नहीं था। भारत में हमने रूपोशी और कवर में सारा वक्त गुजारा और हम हिट एंड रन की हिकमत अमली से काम लेते रहे। हमारी तलाश में भारतीयों की कामयाबी मेरी गिरफ्तारी की सूरत में सामने आई। लेकिन खटमंडू में सूरत हाल भारत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ भारतीय जासूस अपने पूरे वसाइल के साथ मौजूद थे और मेरे मुतालिक पूरी मालूमात रखते थे। मैं उनके सामने मौजूद था और मेरे साथ अमली तौर पर सिर्फ 3 चीनी दोस्त थे। यहाँ हमारे मकासद भी मुख्तलिफ थे। भारतीय मुझे जिंदा गिरफ्तार करने या उसमें नाकामी की सूरत में हलाक करना चाहते थे और मैं उनकी नफरी और उनके प्लांटेड आदमियों को ज्यादा से ज्यादा हलाक करके उनके प्लान को नाकाम और उन्हें खौफजदा कर रहा था। इस आमने सामने की जंग में जो भी रुकावट मेरे सामने आती मैं उसे खत्म करता जाता, चाहे वो चंद गद्दार और प्लांटेड महाजरों की सूरत में सामने आई या जर्मन टूरिस्टों की शक्ल में। भारत की निस्बत खटमंडू में मुझे जानी खतरा बहुत ज्यादा था और उसी खतरे को कम करने के लिए यहाँ मेरे हाथों पै दर पै हलाकतें हो रही थी। आइंदा 3-4 रोज में जर्मनों के मुतालिक यही मालूम हुआ कि उनकी आइडेंटिटी का सबूत न मिलने के बायस किसी सिफारत खाने ने भी पुलिस से रुजू न किया और उन्हें लावारिस समझने और मजहब का तायुन न हो सकने के सबब नेपाल के कानून के मुताबिक उन लाशों को जला दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। चरस के रसिया हिप्पी खटमंडू में अक्सर सर्दी और भूख से हलाक हो जाते थे। मैंने उनके पासपोर्ट और कागजात अपने कमरे के आतिशदान में जला दिए और चंद ही रोज बाद इन जर्मन हिप्पियों की हलाकत भी माजी का किस्सा बन गई। मेरी फौरी ज़हनी परेशानी वो महाजिर था जो किसी सूरत भी मेरा पीछा न छोड़ता था। मोहसिन और लड़के उसकी मुकम्मल निगरानी करते रहे, लेकिन भारतीय सिफारत खाने से उसके ज़ाहरी राब्ते का कोई सबूत न मिल सका। सड़क पर होटल के सामने खड़े होने से मैं उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन उसका दिन का बेशतर हिस्सा वहाँ गुजारने से वो मेरे जहन पर बोझ बन गया था। उससे छुटकारे की कोई और सूरत न देखते हुए मैंने एक रोज होटल से निकलते हुए उसे अपनी वैन में बैठने की दावत दी। वो घबरा गया और वैन में बैठने से इनकार करते हुए भाग खड़ा हुआ। इससे मेरा यकीन में बदल गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ समझ में नहीं आता था कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं या कम से कम सही सूरत हाल ही मालूम हो जाती ताकि उसका सद्देबाब कर सकता। एक रात मरियम के घर में उसे मैं अपनी अमली जिंदगी के अव्वलीन दौर के वाकयात सुना रहा था जो मैंने चिटागोंग में इस्फहानी टी कंपनी की मुलाजमत में गुजारा था। उसे बंगाल टाइगर के शिकार का एक वाकया सुनाते हुए शेर को रागिब करने के लिए चारा बांधने के मकाम पर पहुंचा तो उसे मेरी बात पूरी तरह समझ में न आई। मैंने उसे तफसीलन बताया कि गाय के बछड़े को जंगल में किसी खुले मकाम पर बांधकर शिकारी दरख्तों पर चढ़ जाते हैं और शेर बछड़े की बू पर उस तक आ जाता है और शिकारियों की गोलियों का निशाना बन जाता है। मैं मरियम को ये समझा ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंदी और उस महाजिर की वहाँ मौजूदगी की वजह मुझे समझ में आने लगी। भारतीय सिफारतकार भी उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें बखूबी इल्म था कि खटमंडू में मुक्ति बाहिनी के 9 अफराद गद्दार महाजिरों और विजय कुमार की अमवात में मेरा अमल दखल था, लेकिन कोई ऐसा सबूत उन्हें न मिल सका कि जिसके जरिए वो मुझे इन अमवात का जिम्मेदार ठहरा सकें। मेरे ख्याल में उन्हें पूरा यकीन था कि उस महाजिर की हर रोज की निगरानी से तंग आकर मैं झुंझलाहट में उसे खत्म
खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा होता और उन्होंने उस महाजिर से पहले ही ऐसी कोई तहरीर ले ली होती कि उसे मुझसे जान का खतरा है या उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा, तो वो बड़ी आसानी से मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा सकते थे। अगर उनके पास ऐसी तहरीर मौजूद थी तो वो खुद भी उसे हलाक करके उसका कत्ल मेरे सर मूंड सकते थे। अभी तक ये बात सिर्फ मफरूजा थी, लेकिन हर तहकीक और तफ्तीश मफरूजों से ही शुरू होती है। इन हालात में ये महाजिर मेरे कुछ न करने के बावजूद मेरे लिए फौरी खतरे का बायस था। मैंने मरियम के मशवरे से एक प्लान बनाया जिस पर अगले रोज सुबह ही अमल करना था। मरियम के घर से मैं खिलाफ मामूल जल्द उठाया और मोहसिन के घर गया। मोहसिन को मैंने कहा कि महाजिरों के 10 नुमाइंदों को लेकर वो कल 2 बजे मेरे होटल पहुंच जाए। उसे मैंने इसके अलावा कुछ न कहा। अगले 10 दिन सुबह 10 बजे अपने चीनी साथियों के हमरा मैं वैन में होटल से बाहर आया। वो महाजिर हस्बे मामूल होटल की बैरूनी दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। मैंने चीनी दोस्तों को उससे चंद कदम पहले ही उतार दिया और वैन महाजिर के बिल्कुल करीब खड़ी कर दी। वो अभी मेरे उसके करीब रुकने की वजह के मुतालिक सोच ही रहा होगा कि मेरे चीनी दोस्तों ने दोनों तरफ से उसे नरगे में लेकर इंतहाई फुर्ती से वैन में खींचा, मुंह पर टेप चिस्पा की और आंखों पर पट्टी बांधकर वैन के फर्श पर डाल दिया। इधर उधर के बिला वजह चक्कर काट कर हम उसे शेर पंजाब रेस्टोरेंट ले आए। अभी रेस्टोरेंट का काम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। सरदार जी से चंद मिनट गपशप की और उसे चिंगवा रेस्टोरेंट ले आए। वहाँ भी मुनासिब जगह न होने के बायस हम पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंचे। मैंने वैन खासी आगे ले जाकर खड़ी की और ट्रांसमीटर ऑपरेटर के कमरे में चला गया। ट्रांसमीटर और दूसरे आलात पिछले कमरे में थे। ऑपरेटर कुछ देर पहले ही घर से आया था जहां वो अकेला रहता था। मैंने उसे कहा कि मुझे अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में चंद घंटों के लिए उसके घर की जरूरत है। वो खामोशी से उठा और मेरे साथ एम्बेसी से बाहर आ गया। वैन में बैठने से पहले उसने कहा, मेरा घर हाजिर है, सिर्फ ये ख्याल रखें कि मैं सिफारत खाने का मुलाजिम हूँ और अफसरान मुझे पसंद नहीं करते। ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें मेरे खिलाफ कोई मौका मिल जाए। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वो वैन में मेरे साथ बैठ गया। उसका घर सिफारत खाने से 3 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर था। उसने दूर से मुझे अपना मकान दिखाया, चाबियां दी और वैन से उतर गया। मैंने वैन उसके छोटे से घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी की। मकान का दरवाजा खोला और मेरे चीनी साथी उस महाजिर को लेकर अंदर दाखिल हो गए। मैंने बाहर आकर वैन मकान से जरा परे एक खुली जगह पर खड़ी की और मकान के अंदर चला गया। पहले कमरे को छोड़कर हम पिछले कमरे में चले गए। मेरे साथियों ने उसकी आंखों से पट्टी उतार दी। महाजिर खौफ से थर थर कांप रहा था। मैंने अपना पिस्टल और खुखड़ी निकाल कर मेज पर रख दिए। मेरे कहने पर चीनी साथियों ने उसे फर्श पर उकड़ू बिठा दिया। मैंने उसे मजीद खौफजदा करने के लिए पिस्टल के चैम्बर से गोली बाहर निकाली और मैगजीन अलहदा की। उसके सर का निशाना लिया, फिर पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट किया। मैगजीन में गोली डालकर मैगजीन पिस्टल में फिट की। मैं ये सब कुछ उसे खौफजदा करने के लिए कर रहा था। मैंने पिस्टल दोबारा मेज पर रखा। चीनी साथियों ने मेरे इशारे पर उसे खड़ा कर दिया। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। चीनी दोस्तों ने उसे इशारे से मुझे दिखाया। खौफ के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने फर्श भी गंदा कर दिया था। यही वो वक्त था जब उससे कुछ उगलवा लिया जाता। चीनी दोस्तों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ा हुआ था। एक ने मेरे इशारे पर उसके सर के बाल खींचकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और मैंने ऊपर तले 8-10 जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किए। उसे फर्श पर गिरने से चीनी दोस्तों ने रोक रखा था। मुंह पर टेप लगी होने के बायस वो न तो बोल सकता था और न ही शोर मचा सकता था। सिर्फ गूं गूं की आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। मैंने पिस्टल उठाकर उसकी तरफ करते हुए कहा, खामोश हो जाओ वरना गोली तुम्हारे सीने के आर पार कर दूंगा। वो यकदम खामोश हो गया। मुझे सब मालूम हो चुका है कि तुम किस लिए मेरी निगरानी कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें इस काम पर मामूर किया है उनमें मेरा एक आदमी भी शामिल है और मुझे उनसे तुम्हारे राब्ते की मुफस्सल रिपोर्ट मिल चुकी है। मैं तुम्हें कभी का ऊपर भेज चुका होता और आज भी इसी इरादे से तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ कि सब कुछ अपनी जबान से बता दो। अगर तुम्हारे बयान और मुझे मिली हुई रिपोर्ट में जरा सा भी फर्क हुआ तो तुम्हारी लाश उन खाइयों में फेंक दी जाएगी जहां जंगली जानवर तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएंगे। अपना सर हिलाकर मुझे हाँ और ना में जवाब दो कि तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं। मैंने महज हवा में तीर चलाते हुए उससे ये बात कही थी। खौफ से थर थर कांपते हुए उसने असबात में सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि इसी तरह सर हिलाकर मेरे सवालों का जवाब दो। मैं चाहता था कि उसके मुंह से टेप हटाने से पहले इन बुनियादी बातों का हाँ और ना में जवाब ले लूं जिनसे वो बाद में मुकर न सके। भारतीय सिफारतकारों ने तुम्हें मेरी निगरानी करने का कहा है। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, तुमसे उन्होंने तहरीर भी लिखवाई है और तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड की है। उसने एक बार हाँ में और एक बार ना में जवाब दिया।
मैंने कहा तुम्हें इस काम का मुआवजा भी मिल रहा है? उसका जवाब हाँ में था। मुझे बुनियादी बातों का जवाब मिल चुका था और इन्हीं जवाबों की रोशनी में मुझे उससे मजीद तफसीलात हासिल करना थी। उसकी हालत इतनी नागुफ्तबे हो चुकी थी कि उसे होश में रखने और सवालों का जवाब देने के लिए मैं दूसरे कमरे से उसके लिए पानी लेकर आया और उसे कहा कि मुंह से टेप उतरने के बाद बिल्कुल मध्यम आवाज में मेरे सवालों का जवाब दे। अगर उसने चीखने या भागने की कोशिश की तो मैं बेदरेग उसे गोली मार दूंगा। हाथ पुश्त पर बंधे होने के बायस वो भाग तो नहीं सकता था, लेकिन शोर मचाकर हमसायों को मुतवज्जे कर सकता था। इसीलिए पेशबंदी के तौर पर मैंने उसे वार्निंग दी थी। चीनी दोस्तों ने उसे फिर उकड़ू बिठा दिया। मैंने उसके मुंह से टेप उतारी, पानी पिलाया और कहा कि शुरू से हर बात सच सच और तफसीलन बताए। जो कुछ उसने बताया उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जब वो भारतीय सिफारत खाने 4000 रुपए वापस करने गया था तो सेकंड मिलिट्री अटैची मेजर बासु ने उसे कहा कि वो ये रुपए खुद रख ले। इसके अलावा उसे मजीद 2000 रुपए देने का वादा किया और कहा कि वो सिर्फ इतना करे कि मुझसे करीब होकर मेरी नकलो हरकत की मुफस्सल रिपोर्ट हर रोज उन्हें दिया करे। उस रोज सिफारत खाने से वापसी पर ही जब मैंने उसकी जेब से 4000 रुपए बरामद कर लिए और उसे चांटे मारे तो उसी रोज उसने फिर भारतीय सिफारत खाने जाकर सारा वाकया कह सुनाया। अब उसे नई हिदायत मिली कि मेरे पांव पड़कर खुशामद और चापलूसी से मुझसे माफी मांगे और मुझसे ज्यादा से ज्यादा करीब होने की कोशिश करे और साथ ही मेरी नकलो हरकत की निगरानी भी करे। मुआफी तो उसे मिल गई थी, लेकिन मेरे करीब होने की उसकी हर कोशिश रायगां गई। उसने जब ये सूरत मेजर बासु को बताई तो उसे अगले रोज आने को कहा गया। अगले रोज उसे 5000 रुपए दिए गए और उससे ये तहरीर लिखवा ली गई कि उसे मुझसे जान का खतरा है। मैंने काठमांडू में बहुत से आदमियों को हलाक किया है, जिनमें से 2 की मेरे हाथों हलाकत का वो चश्मदीद गवाह है। उसने इत्तेफाकन मुझे उन दोनों को कत्ल करते वक्त देखा था। गलती से एक दिन मैंने उन दोनों की हलाकत के बारे में आसिफ से जिक्र कर दिया। आसिफ चूंकि कत्ल करते वक्त कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता, इसलिए उसी दिन से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे हलाक करना चाहता है। आसिफ महाजिर नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का आदमी है और 3 चीनी जासूस इन वारदातों में उसके साथ शामिल हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना भी उसकी पुश्तपनाही करता है। जान के खौफ से मैंने भारतीय सिफारत खाने से मदद मांगी है और ये तहरीर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मुझे हलाक किया गया या कोई गजंद पहुंचा तो कुल्ली तौर पर उसका जिम्मेदार आसिफ होगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरी निगरानी की हर रोज की रिपोर्ट लिख कर वो अपनी बीवी को देता है, जिसे उसकी बीवी अगले रोज एक सब्जी फरोश को देती है जो दरअसल भारतीय एजेंट है और घूम फिर कर सौदा बेचता है। अपने क़ियाफ़े के 100% दुरुस्त होने और इस महाजिर से इतनी जल्दी सच उगलवाने पर मैं बड़ा खुश था। मैंने उसे कहा कि मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन पहले उसे ये सब बातें महाजिर नुमाइंदों के सामने दोहरानी और तहरीर करनी होगी। उसने खुशी से हामी भर ली। मैंने चीनी दोस्तों से कहा कि उसके हाथ खोल दें। हाथ खुले तो खड़े होते वक्त उसके मुंह से बेख्तियार हाय राम निकला। गाड़ी के फर्श पर डालते वक्त शायद उसके घुटने पर चोट आ गई थी, जिसमें दर्द के बायस उससे वही गलती हुई जो मुझसे दिल्ली से आगरा जाते हुए रेल के इंजन से निकलने वाले कोयले के धुएं के बायस छींकने पर बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह कहने से हुई थी। हाय राम की गलती को महाजिर और मैंने बैक वक्त महसूस किया। वो मेरे पिस्तौल की तरफ झपटा जो मेज पर पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल तक पहुंचे मैंने उसकी कनपटी पर जोरदार मुक्का मारा। वो तेवरा कर नीचे गिरा और मेरी 2-3 ठोकरों से बेहोश हो गया। चीनी दोस्त हैरान थे कि यक बजक ऐसी क्या बात हो गई जो मैंने पहले उसके हाथ खुलवाए और फिर उसे मार कर बेहोश कर दिया। मैंने मजीद तसल्ली के लिए उसका ज़ेरी लिबास उतरवाया। वो मुसलमान नहीं था। मेरा गुज़िश्ता रात का मफरूजा बिल्कुल गलत साबित हुआ था। वाक़यात इतनी तेजी से पेश आ रहे थे कि मैं उनकी जुज़ियात पर तवज्जो न दे सका। मुंह टेप से बंद होने की वजह से वो मेरे हर सवाल का जवाब सर हिला कर दे रहा था। उसका दिमाग इतना तेज था कि मेरे सवालात के गिर्द उसने फौरी तौर पर एक कहानी घड़ ली जो मेरे मफरूजे के ऐन मुताबिक थी और अपनी कामयाबी की खुशी में उसकी कहानी के उस हिस्से को भी मैं बगैर चबाए निगल गया जिसमें उसने मेरे हाथों 2 हलाकतों का खुद को चश्मदीद गवाह बताया था। उसके बकौल ये तहरीर भारतीय सिफारतकारों ने उससे लिखवाई थी, लेकिन अब जबकि उसकी असलियत मालूम हो गई तो ये सारी दास्तान भी उसकी ज़हनी इख्तिरा ही बनती थी। ये भी मुमकिन था कि भारतीय सिफारत खाना किसी असली महाजिर को मेरे मफरूजे के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा हो, जिसका इल्म उस नकली महाजिर को भी हो और अपनी जान बचाने और मेरा एतमाद हासिल करने के लिए उसने इस किरदार का सहारा लिया हो। मेरे चारों तरफ साजिशों का जाल बुना जा रहा था और भारतीयों की मक्काराना चालों का मुकाबला मैं चालों से नहीं कर सकता था। काठमांडू में भारतीय हुकूमत ने महाजिरों के रूप में अपने एजेंट भेजने, महाजिरों की ब्रेन वॉशिंग करने और उन्हें पाकिस्तान दुश्मनी पर आमादा करने में अपना पूरा जोर सर्फ कर डाला था। ऐसा नादिर मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलना था
और इस मौके का वो पूरी तरह फायदा उठा रहे थे। काठमांडू में मेरी आमद से 3 बरस पहले ही से महाजिर आने शुरू हो गए थे। भारत ने इसी दौरान अपनी जासूसी की जड़ें इस कदर फैला दी थीं जिन्हें जासूसी के मुरव्वजा उसूलों से उखाड़ना मेरे अकेले के बस में न था। उधर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ऐसी चुप साधी हुई थी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उनकी मजबूरी की भी एक वजह थी जो काफी बाद में मुझे अपने मिलिट्री अटैची से मालूम हुई। बेइंतहा सियासी दबाव के बायस नेपाल गवर्नमेंट पाकिस्तानी महाजिरों को पनाह देने को रजामंद हुई थी। उसके बायस भारत हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर नेपाल की दरामदात को मुअत्तल करने की धमकियां देता था। पाकिस्तानी सिफारत खाना इसीलिए दम साधे और भारत की सारी कार्रवाइयां खामोशी से देखे जा रहा था कि कहीं किसी छोटी सी बात को जवाज बनाकर भारत नेपाल पर अपना दबाव इस कदर न बढ़ा दे कि नेपाल गवर्नमेंट को मजबूरन पाकिस्तानी महाजिरों की आमद को रोकना पड़े। मिलिट्री अटैची के मुताबिक सिफारत खाना अगर एक तरफ मेरी कार्रवाइयों से खुश था तो दूसरी तरफ खौफजदा भी था कि कहीं इसी वजह से महाजिरों की आमद का सिलसिला रुक न जाए। अंदरूनी तौर पर इसलिए भी कि उनकी आमदनी का सिलसिला रुक जाए। मेरे पास भारतीय साजिशों का एक ही जवाब था कि जो भी जासूस और गद्दार नजर आए उसे खत्म करता जाऊं। ये सिर्फ मेरा जाती फैसला नहीं था बल्कि इस फैसले में मेरे महकमे की रजामंदी भी शामिल थी। इसीलिए मुझे वापस नहीं बुलाया जाता था और मेरी मदद के लिए 3 चीनी दोस्तों का इंतजाम भी किया गया था। इस भारतीय जासूस को मेरे चीनी दोस्तों ने जहरीली सुइयों के जरिए वहीं पर अंजाम तक पहुंचाया। सुई फायर करने का अमली मुजाहरा भी मैंने पहली बार देखा। अब लाश को ठिकाने लगाने का मसला दरपेश था। नुमाया भारतीय सिफारतकारों के नाम मुझे मालूम थे। भारतीय सेकंड मिलिट्री अटैची मेजर बासु मुसलमानों से अपने तासुब और पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे था। उस भारतीय एजेंट ने भी उसी का नाम लिया था। मैंने कमरों में तलाश करके एक सफेद कागज लिया और खत बिगाड़ कर कैपिटल हुरूफ में गिफ्ट फॉर मेजर बासु लिखकर लाश के साथ नत्थी कर दिया। वैन लेकर मैं दरवाजे के सामने आ गया। चीनी साथी लाश को उठाकर और दोनों तरफ से सहारा देकर इस तरह बाहर लाए जैसे किसी लड़खड़ाते शराबी को थामा हो। पिछली सीट पर लाश को बिठाकर दोनों जानिब वो बैठ गए। मैंने मकान को लॉक किया और पाकिस्तानी एम्बेसी के पास गाड़ी खड़ी करके चाबी ट्रांसमीटर ऑपरेटर को वापस की। लाश दिन को ठिकाने नहीं लगाई जा सकती थी और मेरे प्रोग्राम के लिए भी रात के अंधेरे की जरूरत थी। हम सारा दिन शहर की बैरूनी सड़कों पर वैन कभी दौड़ाते और कभी रेस्ट करते रहे। दोपहर का खाना भी इसी वजह से मिस हुआ। बिस्किट के 3 पैकेट हमने शहर के निवाही इलाके की एक दुकान से खरीदे और भूख मिटाई। जब रात खासी गहरी हो गई तो मैं वैन भारतीय सिफारत खाने के अकब में ले गया जहां सिफारत खाने की हुदूद के अंदर अफसरान के फ्लैट थे और आमदोरफ्त के लिए एक छोटा गेट था। थी तो ये खतरनाक और जुनूनी बात, लेकिन मैंने चल सोचल के मुताबिक अब खुले तौर पर मैदान में आने का फैसला कर लिया था। सड़क पर आने जाने वालों से होशियार और नजर बचाकर मेरे साथियों ने लाश को वैन से उतारा और बंद गेट के साथ टेक लगाकर बैठने की पोजीशन में रख कर आ गए। वैन पर चक्कर लगाकर हम मुखालिफ समत से अन्नपूर्णा होटल में दाखिल हुए। रिसेप्शन से मालूम हुआ कि बाद दोपहर बहुत से महाजिर मुझे मिलने आए थे और शाम गए तक इंतजार के बाद वापस चले गए। मरियम ने भी कई बार फोन किया था। चीनी दोस्तों के लिए कमरा तो मैंने बहुत पहले ही से लिया हुआ था। मैंने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा लेकिन वो वापस जाना चाहते थे। भूख और थकन से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। कमरे में जाकर मैंने मरियम को फोन किया और कहा कि अगर आज की रुएदाद सुननी है तो खाना लेकर तैयार हो जाओ। चीनी दोस्त तुम्हें लेकर होटल आ जाएंगे और वापसी पर मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। आध घंटे में ही मरियम आ गई। इस दौरान मैं गर्म पानी से नहाकर ताजा दम हो चुका था। खाना खाते हुए मैंने मरियम को सुबह से अब तक के तमाम वाकयात सुना दिए। उसका रद्द-ए-अमल उसके जज्बात के ऐन मुताबिक था। कहने लगी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा ये जिंदगी और मौत का खेल शायद कभी खत्म न हो और मैंने पुरसुकून मुस्तकबिल के जो ख्वाब देखे हैं शायद वो कभी भी पूरे न हो सकें। मैंने मरियम को दिलासा दिया और कहा कि ये खेल मैं खुशी से नहीं खेल रहा। किसी की हलाकत पर मुझे कभी खुशी नहीं हुई। एक इंसान को मारना एक दुनिया को खत्म करना है, लेकिन मुझे इस पर मजबूर कर दिया गया है। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहन्नम की इस वादी से हम जल्द से जल्द निकल आएं। मरियम को वापस छोड़कर जब मैं होटल आया तो नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि काठमांडू में तो हर रोज नित नई मुसीबतों में घिरता जा रहा हूँ और उनका खात्मा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यहाँ मुझे जो मिशन सौंपा गया था उसके मुताबिक मुझे सिर्फ प्लांटेड महाजरों के मुताल्लिक मालूमात पाकिस्तान भेजनी थी, या अगर किसी भारतीय जासूस का पता चल जाता तो अपने सिफारत खाने और महकमे को उसकी इत्तला देनी थी। लेकिन मैं गैर दानिस्ता तौर पर इन फराइज की अंजामदही में इस कदर इन्वॉल्व हो चुका था कि चारों तरफ से दुश्मन मेरी जिंदगी के दरपे थे। हालत इतनी बिगड़ चुकी
चुकी थी कि एक तरफ तो पाक भारत दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा रहा था और हमारा बरसरे इख्तिदार तबका भारत से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था, और मैं यहाँ भारत दुश्मनी और अपनी जान बचाने के लिए कत्ल पर कत्ल किए जा रहा था। अपने वतन की मोहब्बत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर में लाखों लोगों ने खुशी खुशी अपनी जानों के नजराने पेश किए थे और उनके मुल्क और कौम ने उनकी कुर्बानियों को बेहद सराहा है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। सुकूत ढाका के फौरी बाद इंदिरा गांधी ने अपनी तकरीर में दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो देने और 1000 साल बदला लेने का फखरिया जिक्र किया था। उधर पाकिस्तान में भारत से 1000 साल तक लड़ने और शिकस्त का बदला लेने की कस्में खाने वाले अब इख्तिदार के नशे में डूबकर अपनी कुर्सी की सलामती के लिए भारत से दोस्ती कर रहे थे। ये दोस्ती मुसलसल बढ़ती गई और आज नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि खाना जंगी और अंदरूनी बगावत को फरोग करने वालों को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। उनके जज्बा हुब्बुल वतनी पर नदामत का इजहार किया जाता है और ढाका में हजारों लाखों बेगुनाह पाकिस्तानियों के कातिलों की कब्रों और यादगारों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। याद रखिए, जिस कौम ने भी वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश करके दुश्मन और गद्दारान वतन को सराहा, वो कौम जिल्लत की गहराइयों में ऐसी गिरी के फिर कभी न उठ सकी। ये फितरत का अटल कानून है और इससे मफर नहीं। 1971 में सियासतदानों की रेशा दवानियों के बायस पाकिस्तान की शिकस्त को अफवाज पाकिस्तान के सर मुंडा जा रहा था और अफवाज पाकिस्तान की मुसलसल तजलील करके उसके जज्बा हुब्बुल वतनी और मोराल को तबाह करने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी ताकि भारत से बदला लेने का वो कभी सोच भी न सकें और हुक्मरान चैन की बंसी बजाते हुए आराम से हुकूमत के मजे लूटें। पाकिस्तान से जो अखबारात सिफारत खाने में आते थे वो सब हुक्मरानों के हाथों बिके हुए थे और उनकी तारीफ में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाते थे। सही हालात का इल्म मुझे बरतानवी अखबारों से होता था, जिन्हें मेरे होटल की इंतजामिया बड़े एहतमाम से बम्बई से मंगवाती थी। बाद में मेरी कोशिशों से मुझे बरतानवी और अमरीकी सिफारत खानों से भी पुराने अखबार मिलने लग गए, जिन्हें इन सिफारत खानों के नेपाली मुलाजिम माकूल मुआवजे के एवज मुझे पहुंचा देते। अपने मुल्क की हालात की अबतरी का पढ़कर मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका था कि मेरे पास अगर पासपोर्ट होता तो मैं किसी तीसरे मुल्क में जाकर सेटल हो जाता, लेकिन सिफारत खाना यकतरफा और सिर्फ पाकिस्तान जाने का इजाजतनामा जारी करता था। अगर मैं इस इजाजतनामे पर पाकिस्तान चला भी जाता तो मेरा महकमा मुझसे बगैर इजाजत वापस आने पर सख्ती से बासपुर्स करता। खटमंडू में मेरी हालत एक कैदी से भी बदतर थी। कैदी को तो जेल की सलाखों के अंदर जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, लेकिन मेरे लिए नेपाल एक ऐसी जेल थी जिसमें अपनी जान बचाने के लिए मुझे लगातार खून करने पड़ रहे थे। चारों तरफ से दुश्मन मुझ पर टूट पड़े थे। आखिर कब तक मैं उनका मुकाबला करता? मुझे अपना अंजाम साफ दिखाई दे रहा था कि किसी रोज दुश्मन की गोलियां मेरे सीने में पैवस्त हो जाएंगी और लावारिसों की तरह मुझे खटमंडू में ही दफन कर दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ एक हस्ती ही मेरी मुनिस और राजदार थी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में मेरी खैर खा सिर्फ मेरी वालिदा और मरियम ही थी तो बेजाना होगा। अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ा कर मेरी सलामती की हर वक्त दुआएं मांगने वाली मेरी वालिदा की दुआओं का ही नतीजा है कि आज मैं जिंदा सलामत अपनी आप बीती आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मरियम से भी मैं अपनी मायूसी छुपाता था। वो बहुत हसास थी और ऐसी बातें सुनकर वो फौरन आजुर्दा हो जाती। वो पहले ही मेरे लिए बहुत मुतफक्किर थी और मैं उसे दिलासा देता रहता था। अगर मैं ही उससे मायूसी की बातें शुरू कर देता तो वो हौसला बिल्कुल ही हार देती।